और इस 19वें सीज़न में हम बात करेंगे सभी टीम्स के बारे में। तो आज मैं पहले वीडियो में आपको आरसीबी, जो फिलहाल डिफेंडिंग चैंपियन है, उनके बारे में, उनका पूरा स्क्वाड, उनके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, और क्या उनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको पूरा डिटेल्ड आरसीबी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम आरसीबी की टीम पे नज़र डालते हैं कि कैसी है आरसीबी इस बार 2026 आईपीएल के लिए। पिछले बार उन्होंने जरूर ट्रॉफी जीता, क्या इस बार भी आरसीबी उस ट्रॉफी के कारनामा को फिर से दोहरा सकती है? क्या आरसीबी फिर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीत सकती है? सबसे पहले एक बार टीम हम देखते हैं। तो उनकी टीम अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देखिए, आप अपने स्क्रीन पे उनकी टीम को देखें, मैं यहाँ भी आपको दिखाता हूँ। तो टीम के बारे में अगर बात करें तो रजत पाटीदार कैप्टन। रजत पाटीदार के लिए पिछला सीजन एज ए बैटर कोई खास नहीं रहा था, लेकिन एज ए कैप्टन उन्होंने आरसीबी के लिए अपने पहले सीजन में, जब उन्होंने कप्तानी शुरू की, आरसीबी के लिए ट्रॉफी जीत लिया। तो ये इतना आसान नहीं होता है कि पहले सीजन में आके एज ए कैप्टन, जो फ्रेंचाइजी पिछले 18 सालों में कभी ट्रॉफी नहीं जीत रही थी, जिसमें बड़े से बड़े प्लेयर्स आ गए, बड़े से बड़े प्लेयर्स चले गए, और आप वहां कप्तान बने, और आपने अपनी टीम को पहले ही सीजन में जब आप कप्तान बने तो आपने अपनी टीम को ट्रॉफी जिता दिया। एज ए बैटर उनका परफॉर्मेंस कोई खास पिछले सीजन नहीं रहा था, और इस सीजन उम्मीद होगी कि आरसीबी के लिए वो एज ए बैटर भी अच्छा करे, क्योंकि एज ए कैप्टन तो आपने जीत लिया, लेकिन एज ए बैटर भी आपको परफॉर्म करना जरूरी होगा। विराट कोहली जो है T20 में एज ए बैटर ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन वनडे और टेस्ट में उनका कोई मुकाबला नहीं है, खास तौर पर वनडे में। लेकिन जब आईपीएल की बात आती है तो वहाँ भी उन्होंने एज ए ओपनर बहुत सारे रन्स किए हुए हैं। तो विराट कोहली से भी आरसीबी को बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, और विराट कोहली पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि विराट कोहली की वजह से 600 साढ़े 600 रन आसानी से हर आईपीएल में आता है, वो कहीं नहीं जाता है। लेकिन सवाल जो उन पे आ जाता है कि स्ट्राइक रेट, कि किस स्ट्राइक रेट के साथ वो रन्स बनाते हैं। तो पिछले साल विराट कोहली ने ठीक ठाक स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाया था, और खास तौर पे विराट कोहली के साथी थे फिल सॉल्ट, उन्होंने सारा काम कर दिया। विराट के ऊपर से अधिकतर प्रेशर उन्होंने हटा दिया, क्योंकि फिल सॉल्ट स्टार्ट से जिस तरह से एग्रेसिव खेलते थे, विराट कोहली को प्रेशर नहीं आता था, और उस कारण विराट कोहली टाइम लेके भी आसानी से रन्स कर पाते थे। तो विराट कोहली पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। इस लिस्ट में हमारा जो अगला नाम है वो आपका है देवदत्त पड्डीकल। देवदत्त पड्डीकल का पिछला आईपीएल वो ऐसे मान के चलिए ऑफ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन 2025 आईपीएल के बाद से देवदत्त पड्डीकल ने इम्प्रूव अपने T20 करियर पे किया है। मैं उनको अगर आप जो उनका अगर रिसेंट परफॉर्मेंस देखें T20 क्रिकेट में, इस साल जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुआ तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया। 6 मैचों में 309 रन बनाए 61 के एवरेज से और 167 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें एक शतक भी शामिल था। वहाँ उन्होंने तमिलनाडु के खिलाफ 100 लगाया, तो यानी स्ट्राइक रेट देखा जाए तो ठीक ठाक है। 167 का स्ट्राइक रेट ठीक ठाक T20 क्रिकेट में माना जाता है। तो वही मोमेंटम देवदत्त पड्डीकल भी चाहेंगे कि इस आईपीएल में कंटिन्यू किया जाए, लेकिन सवाल आता है कि क्या उनको प्लेइंग 11 में चांस मिल पाएगा कि नहीं। तो इसके लिए मैं जब लास्ट में आपको प्लेइंग 11 जरूर बताऊंगा। तो अगला जो हमारा इस लिस्ट में नाम है वो हम देख फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट का ये जो अभी फिलहाल 2025 के बाद से जो उन्होंने T20 क्रिकेट खेला, उसमें उनका परफॉर्मेंस कोई खास अच्छा नहीं रहा है। जो अभी T20 वर्ल्ड कप भी खेला वहाँ भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया। 2025 आईपीएल में उन्होंने आरसीबी के लिए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, जहाँ 400 से ज़्यादा रन बनाए थे 175 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन उसके बाद आईपीएल 2025 के बाद कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया। अभी जो T20 वर्ल्ड कप हाल ही में हमारे इंडिया में ही हुआ, तो वहाँ पे उन्होंने 8 इनिंग्स में 130 रन बनाए, जो कि कुछ खास नहीं है। जहाँ पे एवरेज 16 और स्ट्राइक रेट 160 जरूर था, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया। उसमें मात्र 150 शामिल था, जो श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने बनाया। तो फिल सॉल्ट के लिए देखना होगा कि क्या वो इस बार आरसीबी में उस फॉर्म को लेके वापस आ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि फिल सॉल्ट का चलना जरूरी है। पावर प्ले में जिस एग्रेसिव अप्रोच के साथ फिल सॉल्ट बल्लेबाजी करते हैं, वो आरसीबी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो फिल सॉल्ट कैसा इस बार खेलते हैं, क्या उनको चांस दिया जाएगा? मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में फिल सॉल्ट और विराट कोहली आपको दिखाई देंगे। फिल सॉल्ट को आप जो, हालांकि उनका परफॉर्मेंस कोई खास अच्छा नहीं रहा इस वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बावजूद आप फिल सॉल्ट के साथ ही शुरुआत करेंगे। अगले प्लेयर हमारे हैं जितेश शर्मा। जितेश शर्मा जब से आरसीबी में पिछली बार से आए हैं तो उन्होंने अपना 2.0 वर्जन दिखाया। इससे पहले वो पंजाब के लिए खेलते थे, वहाँ पे वो एज ए फिनिशर उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आरसीबी में पिछली साल जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, और कई मैचेज में कप्तानी भी करने का मौका मिला और वहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो एज ए फिनिशर आरसीबी को एक अच्छा प्लेयर मिल गया है जितेश शर्मा के रूप में। तो जितेश शर्मा से भी आरसीबी को बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें होंगी। जिस तरह से पिछले साल उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, उसी परफॉर्मेंस को कोशिश होगी कि उसको रिपीट किया जाए। वेंकटेश अय्यर को इस बार आरसीबी ने मात्र 7 करोड़ में खरीद लिया था।
2024 में उन्होंने लगभग 24 करोड़ रुपया इनका सैलरी था, लेकिन जब इस बार आरसीबी में मात्र इनको 7 करोड़ में खरीदा गया। मेन रीजन वही था कि पिछले साल 2025 आईपीएल में उनका वो परफॉर्मेंस नहीं रहा था, जिस हिसाब से इनको पैसा मिला था उस हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया था। एज ए बैटर भी कोई खास परफॉर्मेंस केकेआर की तरफ से इनका नहीं दिखा, और एज ए बॉलर भी नहीं दिखा। वैसे गेंदबाजी बहुत ही कम दिखाई कर देते हैं, और ये आपको टॉप 3 में ही बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो क्या इनको मौका मिलेगा या नहीं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि अगर आप प्लेइंग 11 आरसीबी का देखें तो विराट कोहली और फिल शॉर्ट आपको ओपन करते हुए दिखाएंगे। तो नंबर 3 पे क्या आपको इनको मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि नंबर 3 पे रजत पाटीदार आएंगे। फिर नंबर 4 पे जेकब एथल, जो इंग्लैंड के उभरते हुए सितारे हैं, उनको आप बाहर नहीं रख सकते। खास तौर पे जो इन्होंने परफॉर्मेंस लास्ट गेम में दिया था इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल में, जहां अकेले ही उस मैच को इंग्लैंड की जीत की तरफ ले जा रहे थे। तो जेकब एथल का भी देखना होगा, और आरसीबी ने जेकब एथल को समय पे चुन लिया। पिछले साल उनको कोई खास मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि आरसीबी पहले मैच में ही जेकब एथल को खिलाते हुए आपको दिखाई दे। तो हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर को शायद मौका मिल पाना मुश्किल हो, और ख़ास तौर पे जिस तरह से आरसीबी की टॉप 3 दिख रही है, इसमें मिलना मौका इतना आसान नहीं होगा। हाँ, बीच में ज़रूर मिलता हुआ दिखाई दे सकते हैं, लेकिन चलो ये देखते हैं कि क्या आरसीबी की टीम मैनेजमेंट सोचती है। अब हमारे इस लिस्ट में अगले प्लेयर हैं कृणाल पांड्या। पिछला साल जो आरसीबी ने पहला ट्रॉफी जीता, तो उसमें कृणाल पांड्या ने एक अहम रोल निभाया था। जिस तरह की परफॉर्मेंस कृणाल पांड्या ने एज ए बैट और फिर एज ए बॉल दिखाया, वाकई एक ऑलराउंडर के तौर पे उन्होंने अपना इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा किया है। 14 मैचेज में 15 विकेट लिए, मात्र 8 की इकोनॉमी के साथ। यानी T20 क्रिकेट में अगर आप 8-9 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं तो ये अच्छी मानी जाती है, और 110 रन भी बनाए थे। तो कृणाल पांड्या ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और इस बार भी वो उसको दोहराना चाहेंगे, हो सकता है इसे बेहतर करना चाहेंगे, क्योंकि कृणाल पांड्या के पास वो कैलिबर है, और उन्होंने आरसीबी को जिताने में बहुत ही अहम योगदान निभाया था। फिर आते हैं हमारे इस लिस्ट में अगले प्लेयर स्वप्निल सिंह। ये एक बैटिंग ऑलराउंडर है, तो इन पे भी नज़रें होंगी, क्योंकि इन्हें उतना खास मौका नहीं मिल पाया है। तो देखना होगा कि इन्हें क्या इस बार मौका मिल पाता है कि नहीं। टीम डेविड जिस तरह के बैटर है, और जिस तरह से इन्होंने पिछले साल भी आरसीबी के लिए गेम में अच्छी फिनिशिंग किया था, तो इस बार भी आरसीबी को इनको अच्छी उम्मीद होगी कि अच्छा परफॉर्मेंस टीम डेविड की तरफ से आए। हालांकि टीम डेविड फिलहाल इंजरी से वापसी कर रहे हैं, और देखते हैं कि किस तरह की बल्लेबाजी इस बार ये आईपीएल में करते हैं। इस लिस्ट में हमारे अगले प्लेयर हैं रोमारियो शेफर्ड, जो वेस्ट इंडीज के बहुत ही अच्छे पावर हिटर। रिसेंट में भी T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने हैट्रिक भी लिया था, और बैट से भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। आरसीबी के लिए भी पिछले सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। इसके बाद इस लिस्ट में हमारे हैं जेकब एथल, जिनके बारे में हमने अभी बात की है। फिर जोश हेजलवुड। फिलहाल जोश हेजलवुड इस आईपीएल में कब आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है, और बिना जोश हेजलवुड के आरसीबी इतनी मजबूत दिखाई नहीं देती है, क्योंकि शुरू से ही जब आप अगर देखें आरसीबी को, तो इनका बैटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो इनकी गेंदबाजी थी। चिन्नास्वामी जो छोटा ग्राउंड है, वहाँ पे इनके बल्लेबाज 200-220 आसानी से कर देते थे, और इनके जो गेंदबाज थे वो भी उतना करवा देते थे। इसी कारण आरसीबी की टीम 18 साल लग गया इनको पहला ट्रॉफी जीतने में। लेकिन पिछले साल से जब जोश हेजलवुड टीम के साथ जुड़े, तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी टीम करने लगी, और 210-20 अगर आरसीबी करती थी तो दूसरी टीम को ये रोक लेते थे। और इस बार जोश हेजलवुड का ना होना आरसीबी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। लेकिन देखना होगा कि कब आखिर जोश हेजलवुड को टीम में शामिल किया जाएगा। फिलहाल वो इंजरी से वापसी कर रहे हैं, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन पर नज़र रख रही है। लेकिन ये आरसीबी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जितना जल्दी जोश हेजलवुड टीम के साथ जुड़ेंगे आरसीबी के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और बिना जोश हेजलवुड के आरसीबी की गेंदबाजी लाइनअप एकदम अलग दिखाई देती है। उसके अलावा आपको कोई गेंदबाज ही नहीं दिखेगा बिना जोश हेजलवुड के। एक यश दयाल थे, लेकिन यश दयाल के साथ जो कंट्रोवर्सी उनके पर्सनल लाइफ में चल रही है, तो इस कारण से यश दयाल भी इस बार आईपीएल में हिस्सा नहीं लेंगे आरसीबी की तरफ से। तो आरसीबी के लिए आज ये बॉलिंग यूनिट एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बिना जोश हेजलवुड के वो कैसे टूर्नामेंट का शुरुआत कर पाएंगे। और पहला गेम आरसीबी का ही है हैदराबाद से, और हैदराबाद के पास जिस तरह की बैटिंग पावर हाउस है हमने देखा है, तो आरसीबी के लिए एक क्वेश्चन होगा कि कैसे वो इस बॉलिंग यूनिट के साथ दूसरी टीम को आसानी से रेस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। फिर हम बात करेंगे भुवनेश्वर कुमार, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट तेज गेंदबाज, और आरसीबी में पिछले साल भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनका रहा था। और इस बार भी उम्मीद होगी कि आरसीबी बिना जोश हेजलवुड के सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा भुवनेश्वर कुमार पे ही डिपेंडेंट होने वाली है। तो देखते हैं कि भुवनेश्वर कुमार कैसे डिलीवर कर पाते हैं अपनी गेंदबाजी से। अगला नाम हमारा है नुआन थुसारा, श्रीलंका के गेंदबाज हैं और अच्छी गेंदबाजी ये भी करते हैं।
T20 क्रिकेट में ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं, मलिंगा के जैसा इनका एक्शन है और आरसीबी के लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनका पिछले कुछ मैचेज में रहा है जो पिछला साल उन्होंने खेला था। उसके बाद रसिक सलाम के बारे में आपको उतना ज़्यादा पता नहीं होगा। ये जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज है और 17 साल की उम्र में इनको मुंबई इंडियंस ने पिकअप कर लिया था अपनी टीम के साथ, लेकिन उसके बाद से उनको कुछ खास मौका नहीं मिला। इनके साथ एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी 2019 में, जब इन्हें 2 साल के लिए बैन कर दिया गया गलत बर्थ सर्टिफिकेट देने के चक्कर में। तो इन पे भी एक नज़रें होंगी क्योंकि जम्मू कश्मीर से कोई खास प्लेयर्स निकल के नहीं आते हैं, तो देखना होगा कि क्या इनको टीम में चांस मिल पाएगा कि नहीं। हमारे अगले प्लेयर हैं अभिनंदन सिंह। ये भी तेज गेंदबाज हैं और इन्होंने अभी तक आईपीएल में डेब्यू नहीं किया है, तो देखना होगा कि इनको मौका मिल पाता है कि नहीं। उसके बाद हमारे सुयश शर्मा अच्छे ऑफ गेंदबाज हैं। एज ए स्पिनर इन्होंने जो आरसीबी के लिए पिछले साल किया था ठीक ठाक किया था, 8 विकेट निकाले थे और कोशिश होगी कि इस बार उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया जाए। एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ही आपको ज़्यादा मैदान पे दिखाई देते थे पिछले सीजन और शायद इस बार भी आपको एज ए इम्पैक्ट प्लेयर भी दिखाई दे। इसके बाद हमारे जेकब डफी जो फिलहाल आईपीएल वर्ल्ड में जो है T20 में ये नंबर 1 तेज गेंदबाज है, लेकिन इनका जो वर्ल्ड कप गया था वो अच्छा नहीं गया था, बहुत ज़्यादा कुटाई पड़ी थी। उससे पहले उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा था और इसी के कारण आरसीबी ने इनको बहुत ही कम दाम पे इनको खरीद लिया। तो देखना होगा कि क्या ये T20 में फिर वापसी कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है वर्ल्ड कप जो हुआ था अभी। अगले हमारे गेंदबाज जो लिस्ट में है वो सात्विक देसवाल हैं। ये भी ठीक ठाक गेंदबाज, इनको भी अभी तक मौका नहीं मिला है खेलने का। इनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो सात्विक देसवाल के बारे में, तो अभी आरसीबी में इनको पहली बार खरीदा गया था, यानी इससे पहले आईपीएल में अभी तक खेल नहीं है। इनका ये डेब्यू सीजन हो सकता है, अब चांस मिल पाता है कि नहीं ये एक देखने वाली बात होगी। फिर हमारे अगले गेंदबाज है मंगेश यादव भी तेज गेंदबाज हैं और इन्होंने भी कुछ अभी तक खास परफॉर्मेंस आईपीएल में नहीं किया, आरसीबी के लिए कोई खास मैचेज नहीं खेले हैं। फिर हमारे अगले इस लिस्ट में प्लेयर है जॉर्डन कॉक्स। इंग्लैंड से ये प्लेयर आते हैं और इंग्लैंड के लिए कोई खास इन्होंने अभी तक कुछ मैचेज नहीं खेला है, लेकिन मैंने जब इनका ओवरऑल T20 करियर निकाला तो मैं आपको एक बार बताता हूँ। ओवरऑल इसके करियर की बात करें तो इन्होंने 149 मैचेज अभी तक खेले हैं, 3100 से ज़्यादा रन बनाए, 27 का एवरेज और 136 का स्ट्राइक रेट। यानी इन्हें तो ना तो मैं ज़्यादा अच्छा कह सकता हूँ, मतलब ठीक ठाक कह सकते हैं, उतना अच्छा नहीं है जिस तरह से इनका परफॉर्मेंस होना चाहिए था। और इंग्लैंड के लिए कुछ खास अभी तक इनको खेलने का मौका नहीं मिला। हमारे अगले प्लेयर हैं विक्की ओस्टावल, उसके बाद विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान। ये सारे अभी नए लड़के हैं जो आरसीबी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये आरसीबी की जो है स्क्वाड है और देखते हैं कि आरसीबी इस बार क्या परफॉर्मेंस कर पाती है। तो आरसीबी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, क्या प्लेइंग 11 आप लोगों के हिसाब से होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्या बिना जोश हेजलवुड के आरसीबी की टीम इस बार आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी कि नहीं, ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।